हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से संबंधित एक और नई वीडियो के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। दोस्तों, ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यूपी पीईटी के एग्ज़ाम दिए हैं और जिनका पेपर जो था सेकंड शिफ्ट में था। दोस्तों, फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर आया था उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके जो करेक्ट आंसर्स थे उनसे संबंधित वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और इसका उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से भी उसको इजीली देख सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा सेकंड शिफ्ट में कौन सा पेपर आया था और उस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनके 100% करेक्ट आंसर्स क्या क्या हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं जो आपने एग्ज़ाम में लगाए हैं और उन आंसर्स को चेक करने के बाद आप जो है पता लगा सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है। आफ्टर नेगेटिव मार्किंग आप मुझे अपना स्कोर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि जल्द ही मैं आपके लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ के संबंधित वीडियो बना सकूं। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। ये पेपर आप देख रहे होंगे, ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है और ए सेट है। ठीक है, ए सेट का पेपर है और इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसमें था निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे। तो इसमें दिया हुआ है टॉमस रो, फान और हेनसांग। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, यानी कि पहला इसमें रहेगा फान पहले आया, उसके बाद हेनसांग और फिर टॉमस रो। तो इसमें जो सी ऑप्शन बनता है, यानी सेकंड, थर्ड और फर्स्ट वाला, तो ये इसका सही आंसर था सी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया था, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। तो इसका आंसर आपको बताना है। तो ये था ऑप्शन बी, यानी प्लासी के युद्ध में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। तो कौन था हड़प नीति का कट्टर समर्थक, वो था लॉर्ड डलहौजी, यानी ऑप्शन बी इसका एकदम सही आंसर था, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। तो धन्वंतरी कौन थे आपको बताना है। तो ये जो थे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब था। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं जो पूछा गया था, वो था फिफ्थ क्वेश्चन था, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक बताने हैं। तो जो इंडिका पुस्तक थी उसको कौन रचयिता थे, तो आप सभी को पता होगा, ये थे मेगास्थनीज। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। तो आपको बताना है। तो ये इसका सही आंसर है 1928, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में इसका सही आंसर था। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा गया था। ये कौन सा जो राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, कहाँ का अधिवेशन था, वो आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब है वो है लाहौर अधिवेशन, यानी ऑप्शन बी इसका एकदम सही जवाब था। इसके बाद अगला प्रश्न था, निम्न को मिलान करना है। तो देखिए, अगर हम बात करें इंडियन नेशनल आर्मी की, तो इसका संबंध है सीधा सीधा सुभाष चंद्र बोस से, यानी कि पहले का सेकंड रहेगा। अगर आपको सिर्फ यही पता है तो आप यहाँ पर ऑप्शन लगा सकते हैं बी वाला, क्योंकि पहले का दो इसी में आपको दिख रहा है। लेकिन अगर आप आगे चेक करेंगे तो गदर पार्टी जो है हरदयाल से हो गया, और मित्र मेला की अगर हम बात करें तो वो हो गया आपका बीडी सावरकर, और होम रूल लीग जो हो गया वो हो गया एनी बेसेंट। ठीक है, तो इस तरह से 2 1 3 4 इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट था इसका। इसके बाद अगला प्रश्न था, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों वो था मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। तो काकोरी में जो षड्यंत्र केस में जो क्रांतिकारी संगठन था वो था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब था। इसके बाद अगला प्रश्न था, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है। नागार्जुन सागर बांध की अगर हम बात करें तो ये कृष्णा नदी के ऊपर है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई थी। माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात करें तो प्रथम बार जो चढ़ाई की गई थी वो 1953 के अंदर की गई थी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न था, भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है। तो भरतपुर में जो स्थित है वो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, यानी ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा इसका। अगला जो था, भिलाई इस्पात संयंत्र के
लौह अयस्क का स्रोत बताना है, तो इसका जो सही आंसर वो है दिल्ली राजदराह, ठीक है, राजहरा। इसके बाद अगला जो प्रश्न था इसमें पूछा गया दिए गए दर्रों और उनके स्थानों को कौन सा जोड़ सही नहीं है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो अगर ये दूसरे नंबर पे आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होगा, तीसरा ये जो है हिमाचल के अंदर नहीं है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 16वां, इसमें पूछा गया था किसने बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी। तो इसका 16वें का जो आपको आंसर है वो बताना है, तो 16वें का सही आंसर होगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, यानी आपका ऑप्शन सी एकदम सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न था भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था। तो देखिए राष्ट्रीय आय की बात करें तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी सीएसओ जिसे बोलते हैं, वो आय राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इसके बाद अगला है सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है टर्सरी यानी तृतीयक, ऑप्शन ए एकदम इसका सही जवाब है वो। इसके बाद भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन है। तो श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो वर्गीज कुरियन, ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं, इसमें पूछा गया था भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे 1991 में वो थे पीवी नरसिम्हा राव, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला करते हैं भारत संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए राज्य सूची की अगर बात करें तो आप सभी ने अगर यूपीएसआई की आप तैयारी कर रहे होंगे तो आप जानते होंगे सीआरपीसी इसमें नहीं होगा, यानी दंड प्रक्रिया संहिता इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है। तो इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है अगर इसका सही आंसर की बात करते हैं तो वो होगा कमिटेड जुडिशरी, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राजनीति के निर्देशक तत्व, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। तो इसका सही आंसर था बी अनुच्छेद 40। इसके बाद अगला प्रश्न है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा। तो इसका जो सही आंसर है वो है बलवंत राय मेहता कमेटी, यानी ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा स्विच बंद होने पर, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही था। देखिए स्विच बंद होता है तो सर्किट का प्रवाह होता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो स्विच ऑन होने पर जो है पूरे उसमें प्रभाव होता है, लेकिन बंद रहने पर भी सर्किट के अंदर धारा बहती रहती है। अगला है प्रतिरोध की एसआई इकाई का बताना है। तो प्रतिरोध यानी जो रेजिस्टेंस होता है उसकी एसआई यूनिट जो होती है वो होती है ओम, ठीक है, बी ऑप्शन इसका एकदम सही होगा। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, वो होता है साइट्रिक एसिड, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर था। अगला था कर्कटजनक रसायन से होता है, तो इससे क्या होता है, इससे कैंसर होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह को जो बोलते हैं वो एपिडर्मिक बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही होगा अधिचर्म, ठीक है, ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसके बाद मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, एक आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न था इसमें कुल कितने इतने 1/8 होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, इसको इससे भाग कर देना है, ठीक है। जब आप भाग करेंगे यानी डिवाइडेड बाई 1/8, तो यहाँ पर आंसर आएगा 300, ठीक है, 300 आंसर आएगा, यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन था इसमें अगर आप देखें तो इसमें पॉइंट से करेंगे और ये 19 का होता है और नीचे आपका 32 का अंडर रूट होता है, यानी कि आपका 19/32, यानी ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन सी सही होगा एकदम। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया शहर की जनसंख्या में जो 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, लेकिन स्थानांतरण के कारण जो है 0.5% की जो है वार्षिक तक घट भी जाती है, यानी ओवरऑल अगर आप देखेंगे 4 बढ़ती है आधा कम होती है, यानी 3.5%, यानी 3.5% की वृद्धि होती है। ऐसा ही 3 वर्षों तक कंटिन्यू चलेगा, तो सक्सेसिव आप अगर इसको करेंगे तो यहाँ पर आपका जो होगा 3.5 को, तो आपका जो सही आंसर आएगा वो 10.8 आएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। आपने इसका आंसर निकाला होगा, 10.8 इसका सही जवाब होगा।
इसके बाद अगला प्रश्न था औसत से संबंधित। इसमें आपसे पूछा गया 13 परिणामों का औसत, तो अगर आप 13 गुणा 68 कर देंगे तो आपको टोटल 13 का योग मिल जाएगा। पहले 7 का योग निकाल लेंगे 7 गुणा 63 से, और फिर आखिरी 7 का निकालेंगे 7 गुणा 70 से, और ओवरऑल आपको जो 7 को जोड़ने के बाद जो योग आएगा उनमें से 13 गुणा 68 वाला योग घटा देंगे तो आपको निकल के आ जाएगा वहाँ पर जो सही आंसर आएगा वो ऑप्शन ए यानी 47 इसका सही आंसर है। अगला है निम्न में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द बताना है, तो तीक्ष्ण का विलोम शब्द होगा वो कुंठित यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। इसके बाद अगला था गजबदन का पर्यायवाची बताना था, तो गजबदन जो है गणपति से संबंधित है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। कांटों से भरा हुआ यानी कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए विकल्प में से कोई सा शब्द आपको बताना था। एक उचित शब्द जो है कंट का कीर्ण यानी ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। अगला था दूध का दूध और पानी का पानी करना। इस मुहावरे का आप अगर अर्थ की बात करें तो ऑप्शन डी इसका सही था, उचित निर्णय करना। अगला था शुद्ध बर्तनी, तो देखिए यहाँ पर बहिष्कार जो वर्ड है ऑप्शन सी ये सही रहेगा, बहिष्कार। इसके बाद अगला इंग्लिश के क्वेश्चंस थे 5। इसमें आपसे पूछे गए, तो देखिए पहला था द ऑथर सेट पीयरिंग द इनटू द डार्कनेस बिकॉज, तो इस पे आपको जो ऑप्शन दिए थे इसमें आपने किए होंगे और आप पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसका जो सही आंसर था वो होगा यहाँ पर ही वॉज एफ्रेड। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला था द ऑथर जम्प्ड आउट ऑफ द बेड बिकॉज, तो इसका जो सही आंसर है आप चेक करेंगे और आप जब पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो इसका सही आंसर था द कोल्ड ब्रीज ब्लू पास्ट हिज फेस। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न था विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द ऑथर डू फर्स्ट, तो देखिए सबसे पहले क्या करता है, तो उसमें ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, क्लोजिंग डोर अब वो आता है, लेकिन फर्स्ट वहाँ पर जो अगर आप पैराग्राफ में देखेंगे तो पैराग्राफ में आप यहाँ पर देख रहे होंगे वहाँ उन्होंने लिखा हुआ है फर्स्ट एक्सटिंग्विशिंग द लाइट, यानी लाइट को सबसे पहले बुझाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया है, इसलिए नन ऑफ दी जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला है गिव सिनोनियम फॉर द फॉलोइंग वर्ड, यानी प्राइड जो वर्ड है इसका सिनोनियम बताना है, तो डिग्निटी होगा, ऑप्शन सी इसका सही होगा। एंटोनियम की बात करें कीन का एंटोनियम जो होता है वो डल होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। इसके बाद अगला प्रश्न था 46वां। इसमें पूछा गया दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है, तो जैसे कुत्ता की बात करें तो रेबीज जो रोग होता है काटने से, तो मच्छर से जो होता है मलेरिया होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न था उस शब्द का चयन करना था जो इससे मेल नहीं खाता है, तो देखिए अगर हम नन यानी धर्म संगनी की बात करें और मुनि और पादरी ये सारे क्या है धार्मिक गुरु टाइप से हैं हर एक धर्म के, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें सूरवीर एक अलग हो गया, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न था किसी निश्चित कूट भाषा में कंप्यूट्रोन जो वर्ड था इसको ये लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा है, देखिए आप इधर के 4 वर्ड देखिए और लास्ट के 4 वर्ड इनको उल्टा किया गया है, तो आप अगर जैसे कि इसके 4 वर्ड को अगर ऊपर उल्टा करेंगे तो यहाँ बनेगा सेगा, और इसके 4 वर्ड सेगा बनेगा, तो सेगा सिर्फ आपको यहाँ दिख रहा है, यानी ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो होगा बहन, आप इसको सॉल्व करेंगे और डी आंसर इसका सही था। इसके बाद अगला 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो 18 फरवरी 2007 यानी 2 साल की बात हो रही है, इसमें कोई भी लीप बर्थ नहीं आ रहा है, यानी 5 से जब 6 में जाएंगे तो 1 दिन इंक्रीज होगा और 6 से 7 में जाएंगे फिर 1 बढ़ेगा, यानी ओवरऑल 2 दिन बढ़ेंगे, और शुक्रवार में आप 2 जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा रविवार, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। इसके बाद अगला प्रश्न था भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है, ऐसा कौन सा राज्य है, तो उसका सही जवाब है राजस्थान, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। इसके बाद अगला प्रश्न था आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र के नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध कर दिया है, तो अब उसके कोई भी नए कार्ड जारी नहीं हो रहे हैं, आरबीआई ने बैन लगा दिया है, ये है मास्टर कार्ड। ठीक है, मास्टर कार्ड पर बैन लग चुका है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न था योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप यानी नमस्ते योग शुरू किया गया, तो ये था आयुष मंत्रालय, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न था इसमें पूछा गया टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों इस विकल्प के हिसाब से मरियप्पन थंगवेलु, लेकिन क्या है इनको इस समय
क्वारंटीन किया गया है और इस वजह से इनकी जगह अब जो जगह लेंगे वो हैं टेकचंद, यानी जेवलिन थ्रो के जो प्लेयर हैं और उनको रखा गया है, लेकिन यहाँ पर टेकचंद ऑप्शन नहीं है, इसलिए मरियप्पन थंगवेलु ऑप्शन बी ही ठीक होगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है 21-22 के दूसरे क्वार्टर यानी जुलाई सितंबर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर अब कितनी हो गई? तो ऑप्शन ए 7.6%। अगला, भारतीय सेना में ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, वो कौन सी है? विद्या बालन, ऑप्शन डी इसका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न था वर्ष 2021 के किस देश का पासपोर्ट विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में आता है? तो यह जापान, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न था तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस दल ने जीता? तो ये था डीएमके, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो आइसलैंड शीर्ष पर है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला था कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना चलाई? तो देखिए मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना जो है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाई गई, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न था निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो थंडर ड्रैगन की बात करें तो ये भूटान, ऑप्शन बी इसका सही होगा। रियाद किस देश की राजधानी है? तो ये है सऊदी अरबिया, यानी ऑप्शन सी इसका सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न था जिसमें पूछा गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की निम्न में से कौन सा सबसे छोटा राज्य? तो छोटा राज्य है वो गोवा है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। राज्यसभा के चुने गए सदस्यों का कार्यकाल आपको बताना है कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा में जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है, ऑप्शन सी इसका सही था। विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन बी सही इसका था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में स्थित है, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नीदरलैंड के अंदर आता है ये। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं, तो खजुराहो के मंदिर जो आपको पता है वो कहाँ है? मध्य प्रदेश के अंदर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न था प्रसिद्ध नवकालीवारा उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब आप जो होगा वो उड़ीसा के अंदर, ऑप्शन डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है? तो देखिए हरित गृह गैस की बात करें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो नहीं है वो है नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। अगला है अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? देखिए खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद अब ये गद्यांश दिया हुआ है, गद्यांश आपने पढ़ा होगा और इसके सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रहे। तो जैसे कि अगर हम बात करें 71 की, तो इसका जो सही आंसर था वो था 71 में पूछा गया स्मरणीय यानी प्राप्त करने योग, ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला था उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है, मुख्य रूप से क्या बताया हुआ है? तो इसमें बताया हुआ है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, तो ऑप्शन डी इसका सही था। इसके बाद अगला उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था? तो इसका सही आंसर जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। इसके बाद अगला धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय बताना है, धर्मनिरपेक्षता से सही अभिप्राय क्या है? तो इसका मतलब है सभी धर्मों का आदर करना, ऑप्शन ए। इसमें अगला पूछा गया कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था, तो ऑप्शन डी इसका एकदम सही जवाब है। आप गद्यांश पढ़ के इसको आराम से चेक कर सकते हैं, आपने लगाए भी होंगे, आप बस चेक कर लीजिए कि आपका जो है कौन सा आंसर जो है सही हुआ है। इसके सही जवाब मैं आपको बताता चल रहा हूँ। जैसे कि अगर दूसरा गद्यांश है इसको आपने पढ़ा होगा और इसके जो ऑप्शन क्वेश्चन थे 76, इसमें पूछा गया मानव की सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि, तो क्यों माना गया है? तो इसका जो सही जवाब है क्योंकि मानव मन में घटित होता है, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, तो इसको जो है सृष्टि का लघु रूप माना गया है, ऑप्शन ए इसका एकदम सही जवाब होगा। अगला प्रश्न था वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो देखिए इसका जो सही आंसर था, बहुत सारे लोग कंफ्यूज थे इसमें कौन सा होगा, देखिए इसमें जो सही आंसर है वो साहित्य शास्त्री, ऑप्शन बी आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि, तो मानव जो शरीर है उसको यंत्रवत कहा गया है, क्यों कहा गया है? क्योंकि जो अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर की यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है, यानी शरीर भी निष्क्रिय हो जाता है, ऑप्शन सी इसका एकदम सही जवाब है।
अगला, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती बताना है। तो कौन सी चुनौती थी? तो वो थी अंग प्रत्यारोपण के द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। अगला प्रश्न था, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय। निरामय जो शब्द आया था वो किस शब्द के लिए, किसका पर्यायवाची है? निरामय का मतलब होता है स्वस्थ। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अब चलिए देख लेते हैं ग्राफ से संबंधित प्रश्न। ग्राफ के जो है आपके दो 5-5 नंबर के यानी 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। इस पेपर में जो आए थे दोनों ही बहुत ही सिंपल थे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं पहला ग्राफ, जिसमें पहला क्वेश्चन था, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। तो कौन से वर्ष में घटा? तो 81 जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर है वो है 2015 और 16। ठीक है, 2015-16 का आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा घटा है। देखिए यहाँ पर 98 से 60 हो गया, तो सबसे ज़्यादा घटा है 2015-16 के दौरान। अगर उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है, तो कौन से में वृद्धि अधिकतम हुई है? तो आप देखेंगे तो जो 82 क्वेश्चन है उसका होगा 13-14 में। 13-14 में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 13-14 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है। और इसमें सबसे ज़्यादा 55 के बाद 90 हो गया है डायरेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो 35 की वृद्धि हो गई है। इसके बाद प्रथम 3 वर्षों का औसत उत्पादन बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, तीनों वर्ष का ऐड करके उसको डिवाइड कर देना है 3 से, तो आपका औसत आ जाएगा। और इसका जो सही जवाब आएगा वो होगा 48 MT मिलियन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब था। अगला है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ है। तो देखिए सीमेंट का अधिकतम उत्पादन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिख रहा है? 2014-15 के अंदर। ठीक है, ये दिख रहा है आपको 2014-15 में। तो इसका सही जवाब भी वही हो जाएगा, 14-15। ठीक है, 14-15 यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है 84 का। इसके बाद अगला क्वेश्चन था 85, और इसमें जो पूछा गया 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो देखिए 2011-12 की बात की है, तो 11-12 का अगर हम डाटा देखें यहाँ से, तो आपको दिख रहा होगा 11-12 यहाँ पर है, और पिछले वर्ष में आपका था 44। तो अगर 58 में से 44 आप माइनस करेंगे तो 14 बचता है, और प्रतिशत अगर आप निकालेंगे तो 14/44 गुणा 100। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका जो सही जवाब आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा 31.8, यानी ऑप्शन ए आंसर इसका एकदम सही आंसर था। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दूसरा ग्राफ का है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको 6 जो है आयात इंपोर्ट के लिए 6 सनों का दिया हुआ है, और एक्स का आयात दिया हुआ है, इंपोर्ट ऑफ एक्स दिया हुआ है। इससे संबंधित प्रश्न है, जैसे कि 86 जो क्वेश्चन था उसका सही जवाब था दोस्तों वो था 33.3%। ऑप्शन बी इसका सही जवाब था। इसके बाद अगला प्रश्न जो था, सभी वर्षों के लिए वर्ष एक्स के आयात का वृद्धि का औसत आपको बताना है। तो जो 87वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर था वो 260 आंसर है, यानी ऑप्शन ए। इसमें देखिए क्या करना था, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर, जो आपकी वर्ष दर निकालनी थी, और उसके एक्स के आयात की वृद्धि का औसत आपको बताना था। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, इनमें से कोई नहीं, बहुत लोगों ने आंसर लगाया होगा, लेकिन इसका सही आंसर 260 ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला है, विगत कितने वर्षों तक एक्स का आयात एक्स के औसत आयात से अधिक है। तो देखिए औसत आयात जो था वो 1200 के समथिंग आता है, अगर आप निकालेंगे तो 1200 प्लस आ रहा है, 1215 के समथिंग। तो यहाँ पर 1215 जो है वो 1200 से अधिक वाले कौन कौन से हैं? ये दो हैं, सिर्फ दो हैं, तो दो आंसर, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए औसत से ज़्यादा दो जगह आ रहा है, तो ओवरऑल 6 थे। अब औसत से ज़्यादा 2 बार आ रहा है और औसत से कम 4 बार आ रहा है, तो हमसे यही पूछा गया है कि कितनी बार अधिक कितनी बार कम आ रहा है, उनका अंतर बताना है। तो 4 और 2 में से अंतर जो करेंगे वो बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी 2 आंसर था होगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न था, 2018-19 के दौरान एक्स के आयत में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के एक्स के आयत में उसके औसत वृद्धि से कितनी होगी। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा 64.38%। इसके बाद जो अगला पेपर है, अगला क्वेश्चन है टेबल से संबंधित आया है। 5 प्रश्न इसमें भी पूछे गए हैं, और इसमें सिंपल है, आपको सोमवार मंगल शुक्रवार शनिवार देश दिए हैं, ABCD दिए हुए हैं व्यक्ति, और उनके द्वारा यहाँ पर जो है विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला जो 91 क्वेश्चन पूछा गया 91, इसका जो सही आंसर था वो होगा 7.9। ठीक है, इसमें पूछा गया मंगलवार को ए के द्वारा बेची गई वस्तु, तो मंगलवार को अगर ए की बात करें तो 35 हो गया, और सी के द्वारा शनिवार को, तो शनिवार को सी के द्वारा यानी 35, 35/45 आप करेंगे तो 5 से अगर काट देंगे तो 7/32
9 बचेगा, यानी 7/9 आपका सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी एकदम सही जवाब होगा। इसके बाद अगला 92 क्वेश्चन था, इसका जो सही आंसर होगा तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होगा 44.44%। ऑप्शन सी इसका सही था। इसके बाद अगला प्रश्न था बी सी डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगल और शनिवार को बेची गई वस्तु का औसत। तो आप यहाँ पर निकाल के उनका औसत निकालेंगे, तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों वो था 44.133। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब था। इसके बाद अगला प्रश्न था सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो 94 का जो सही आंसर था वो था 28.3। ठीक है, 28.3 आपका सही आंसर, यानी डी ऑप्शन सही। ठीक है, अगला 95 की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर था वो था 5.25। ऑप्शन सी सही था। इसके बाद अगला प्रश्न जो आपको दिया हुआ है डीआई का ही, ठीक है, इसमें टेबल डीआई आपकी पूछी गई थी और इसमें जो आपके वर्ष दिए हुए हैं गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का, जौ, दालें, आलू, इनकी फसलों का उत्पादन दिया हुआ है। तो 96 का सही जवाब अगर बात करें तो पहला ऑप्शन सही था 2013। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही था। इसके बाद अगला प्रश्न जो पूछा गया था इसमें 13-17 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि किसमें हो रही है। तो अगर आप चेक करेंगे 97 का तो वो होगा बाजरा। ठीक है, 13 से 17 के बीच जो आप देखेंगे तो बाजरा में लगातार वृद्धि हो रही है। बाकी सब में कुछ में वृद्धि है, फिर कमी हो जाती है, फिर वृद्धि होती है, कंटिन्यू वृद्धि नहीं है। 98 की बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है 10 से 11 और 16 से 17 की अवधि के मध्य आलू का औसत बताना था। तो आलू का जो औसत है वो रहेगा, यहाँ पर था 293.86 टन। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर था। इसके बाद अगला था 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज हुई है। तो अगर हम बात करें 16-17 के बीच की तो इसका जो सही जवाब है वो है चावल। चावल में गिरावट दर्ज हुई है, ऑप्शन सी इसका सही था। और जो आखिरी क्वेश्चन है इस सेट का, इसमें पूछा गया था आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 के अंदाजा कितना गुना है। तो देखिए आप गुना की बात करेंगे तो 1.90 गुना लगभग है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब था। तो दोस्तों जो पीईटी का एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट का, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनके 100% एकदम करेक्ट आंसर्स मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। अब आप अपने आंसर्स को चेक करिएगा कि आपके कितने करेक्ट क्वेश्चंस हुए हैं आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि यहाँ पर 1/4 जो है नेगेटिव मार्किंग थी। नेगेटिव मार्किंग जो नेगेटिव मार्क्स करने के बाद आपका टोटल क्या स्कोर बना है वो आप हमें इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, ताकि जल्दी मैं आपको जो है कट ऑफ के लिए एक वीडियो बनाऊं कि क्या प्रिडिक्टेड कट ऑफ इसकी रह सकती है। ठीक है, और दोस्तों आपने शिफ्ट 1 की अगर अभी वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी हर एक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।